अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाजरीन, मार्केट के सेंटिमेंट्स की बात की जाए तो आज एक अच्छी परफॉर्मेंस देखी गई है। इन्वेस्टर्स की पार्टिसिपेशन फाइनली इंडेक्स के अंदर देखी गई, क्योंकि कल के नेगेटिव चेंज के बाद या एक फ्लैट नोट के बाद आज के दिन मार्केट के अंदर एक पॉजिटिविटी देखी गई, ग्रीन टेरिटरी परफॉर्मेंस देखी गई और यही ट्रेजेक्टरी परफॉर्मेंस काफ़ी अरसे से इन्वेस्टर्स वेट कर रहे थे। आज के दिन जब इन्वेस्टर्स काफ़ी हद तक रेस्क्यू करने आए इंडेक्स को, तो हम देख रहे थे एक पॉजिटिवनेस देखी जा रही थी, एक एंथुजियाज्म देखा जा रहा था। और आज के दिन हमने देखा कि 41,500 अबव क्लोजर रहा। इट मींस के साइकोलॉजिकल बैरियर इंटैक्ट दिखाई देता है और इसके साथ साथ जो मार्केट की वैल्यू है वो एक्चुअली एक सपोर्ट लेवल पर दिखाई दे रही है, जिसका इम्पैक्ट ये है कि नेक्स्ट डेज में एक बुल रन एक्सपेक्ट है। तो फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं और मार्केट परफॉर्मेंस देखते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन डेली हाइलाइट्स। आज की मार्केट की परफॉर्मेंस देखते चलते हैं। ओपन हुई मार्केट 41,297.73 के लेवल पर। हायर साइड टू मार्केट गई 41,559.31, लोअर वाज 41,220.49 एंड फाइनली क्लोजर 41,540.83 यानी कि 243.1 का इजाफा देखा गया। टर्नओवर में करंटली 192.89 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए, 50.79 मिलियन शेयर्स का इजाफा देखा गया। वैल्यू इज गुड 6.78 बिलियन रुपीस। एंड वॉल्यूम लीडर्स में ओनली वन स्क्रिप्ट बीइंग इन ग्रीन टेरिटरी। के इलेक्ट्रिक्स लिस्ट को लीड कर रहे हैं 0.05 के डिक्लाइन के साथ, 3.04 पे क्लोजर, 17.49 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। एजीएल सेकंड स्कॉट पे 1 का जो है रुपी का चेंज देखा गया, पॉजिटिव चेंज, 6.65 पे क्लोजर रहा, 13.78 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। एंड एफसीसीएल थर्डली लास्टली 0.26 का डिक्लाइन, 14.17 पे क्लोजर, 13.1 का कारोबार रहा। ये था वॉल्यूम लीडर्स। मार्केट की करंट परफॉर्मेंस ओवरऑल एक चीज़ जो ज़्यादा स्पेसिफिकली नोटेड है वो ये कि अभी भी हम देख रहे हैं थर्ड टियर स्क्रिप्ट्स में और खासकर पेनी स्टॉक्स में बाइंग देखी जा रही है, वॉल्यूम लीडर्स देखे जा रहे हैं। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। जी, टॉपिक ऑफ द डे में आज हम एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना चाह रहे हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर पाकिस्तान के लिए या पूरी दुनिया के लिए, खासकर जब से इन्फ्लेशन बढ़ा है तो एक फूड क्राइसिस का फिनोमेना हम देख रहे हैं पूरी वर्ल्ड में और खासकर पाकिस्तान के अंदर। इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि एग्रीकल्चर सेक्टर पे तवज्जो दी जाए। तो आज हम यही डिस्कशन करने वाले हैं और खासकर जब हम सेक्टर वाइज बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे एग्रीकल्चर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्रीकल्चर बिजनेस कैसा बिजनेस है? ये एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है, तो फिर इसके अंदर ज़्यादातर लोग डिफरेंट सेक्टर्स से छोड़ के एग्रीकल्चर में क्यों नहीं आते? और ख़ासकर एग्रीकल्चर की बात की जाए तो अब एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट्स हैं, अब जो हम कहेंगे क्रॉप्स हैं, वो कौन कौन सी ज़्यादा जो है वो हम कह सकते हैं कि लाइमलाइट में है। शुगर केन को ज़्यादा जो है वो फोकस किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है आज हम डिस्कस करेंगे। साथ साथ इनोवेशन की ज़रूरत है। ऑब्वियसली जब तमाम चीज़ें इनोवेटिव हैं तो इनोवेशन की ज़रूरत एग्रीकल्चर सेक्टर में भी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की भी ज़रूरत है। पाकिस्तान के अंदर जितनी ज़्यादा आप पर एकड़ यील्ड को आगे बढ़ाएंगे उतना ही जो है वो पाकिस्तान के लिए फ़ायदा होगा, वो आज हम डिस्कस करेंगे। साथ साथ हमें डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है। फूड प्रोडक्ट्स थोड़ी सी हम कह सकते हैं कि वो प्रोडक्ट्स जो कि डेली बेसिस पे या पाकिस्तान की कल्चरल रही है, उसके साथ साथ कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स जो ज़्यादा प्रॉफिटेबल हों, ज़्यादा जिनकी डिमांड हो पूरी दुनिया में और जिसको हम कह सकते हैं कि ऐसी प्रोडक्ट्स जिसको स्मार्टनेस की तरफ हम जाएँ कि कम प्रोडक्ट्स में ज़्यादा मुनाफा कमा सके, तो वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। एक्सक्लूसिव पैनल हमारे साथ मौजूद है, उनको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शेख वकार यूसुफ साहब, आप चीफ एग्जीक्यूटिव हैं एसएस राइस मिल्स के और एसएस इंटरनेशनल के। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ मौजूद हैं महबूबुल हक साहब, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं आप सिंध एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट फंड के। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। चलें जी, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। और वकार साहब, मैं पहले आपसे पूछना चाहूँगी, फूड प्रोडक्ट्स की बात हो रही है, एग्रीकल्चर सेक्टर की बात हो रही है, पाकिस्तान के अंदर अभी कुछ अगर हम एनालिसिस पूछें और मार्केट के अंदर निकलते हैं तो उनका एक ये एनालिसिस होता है कि इनोवेशन नहीं है या हमारा जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वो बहुत पीछे। तो एज पाकिस्तानी हम कहाँ खड़े हैं और कंपेटिटिवली अगर पूरी दुनिया से थोड़ा सा compete किया जाए तो पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करता है? जी, वर्ल्ड ट्रेंड्स इस वक्त बहुत बुलिश हैं। पिछले 1.5 साल से कमोडिटीज़ का सुपर साइकिल चल रहा है, जिसमें हार्ड कमोडिटीज़ बहुत तेज़ हुई हैं शुरू में। तो स्टील है, कॉपर है, एल्युमिनियम है। तो
तो ये कमोडिटीज़ तकरीबन 1.5 साल से काफ़ी बुलिश हैं जी। कोरोना ने भी इसमें रोल प्ले किया है, बट बेसिकली इंटरनेशनली लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ की गई है। तकरीबन 1975-77 से लेके अब तक मुस्तकिल यानी जिस वक्त तकरीबन 17% के करीब इंटरेस्ट रेट्स गए थे, पॉल वॉकर ने किए थे वहाँ पर अमेरिका में, तो उस वक़्त से मुस्तकिल इंटरेस्ट रेट्स वर ऑन द फॉलिंग ट्रेंड और लिक्विडिटी इंक्रीज़ की जाती रही। तो उसमें इंटरनेशनली उसमें इन्फ्लेशन के इम्कानात हर वक्त लोग एक्सपेक्ट करते थे, लेकिन इन्फ्लेशन इन टोटल 50 सालों में हुई नहीं, एक्सेप्ट फॉर कि अब साल भर पहले उसने सर उठाया है। तो उसकी बड़ी वजूहत थी चाइना और आईटी। तो आईटी की वजह से चाइना और आईटी जी, तो आईटी की वजह से और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से भी कॉस्ट नीचे जाती रही मुस्तकिल। जहाँ पर 10 आदमी काम करते थे वहाँ एक आदमी की ज़रूरत पड़ने लगी, तो और एफिशिएंसीज बहुत इंक्रीज़ होती रहीं। तो आईटी की वजह से बेतहाशा डिफ्लेशनरी इफेक्ट्स आए मार्केट्स के ऊपर ग्लोबली। दूसरा, चाइना में भी ये था कि उनके कम्युनिज़म में उनकी तालीम और एक्सपर्टीज़ बहुत डेवलप हुई थी, तो जब वो इंटरनेशनल मार्केट में आए तो बहुत चीप लेबर जो है वो बहुत अच्छी क्वालिटी के काम करने के काबिल थी। तो जब उन्होंने एक्सपोर्ट करना शुरू किया वेस्टर्न वर्ल्ड को, तो उसके नतीजे में भी प्राइसेस मुस्तकिल ड्रॉप होती चली गई। तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन जो है वो 50 साल तक नहीं आई, इन स्पाइट ऑफ के लिक्विडिटी इंक्रीज़ हो रही थी। अभी तकरीबन 1.5-2 साल पहले से कमोडिटी का सुपर साइकिल शुरू हुआ है। दिस वाज एक्सपेक्टेड, जिसमें स्टार्टिंग जो है वो हार्ड मेटल से हुई, हार्ड कमोडिटीज़ से हुई, और अब सॉफ्ट कमोडिटीज़ में इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स दिखाई दे रहे हैं या बुलिश ट्रेंड्स दिखाई दे रहे हैं। कोरोना की वजह से बहुत बड़ा अफेक्ट हुआ है, सप्लाई चेन बहुत बुरी तरह अफेक्ट हुई है, फ्रेट रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़े हैं, बहुत सारे सेक्टर्स। आप समझते हैं कि इन्फ्लेशन की वजह से जो है वो ये क्राइसिस या फिर हम ये इम्पैक्ट जो है वो आता हुआ दिखाई दे रहा है, राइट? जी, इन्फ्लेशन की वजह से, और कमोडिटी सुपर साइकिल है, सिर्फ इन्फ्लेशन नहीं है। राइट। चलिए जी, महबूब साहब से मैं इंट्रोडक्टरी कमेंट ले लूँ। महबूब साहब, सबसे पहले ये बताइए कि एग्रीकल्चर बिजनेसेस कैसे देखे जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, और कौन सी क्रॉप सबसे ज़्यादा अभी हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर डिटर्मिन है और पाकिस्तान के अंदर उसकी वैल्यू देखी जा रही है। दूसरा ये कि पाकिस्तान एक ज़माने में फूड बास्केट हुआ करता था, हम इतने खुद कफ़ील थे, इतने सेल्फ सफिशेंट थे कि हमारे पास सारी चीज़ें इन हाउस मौजूद होती थी, हमें ज़रूरत नहीं पड़ती थी कुछ इंपोर्ट करने की। लेकिन अब हमारी डिमांड ही फुलफ़िल नहीं कर पाते, ऑलरेडी हमें इंपोर्ट करना पड़ती हैं सारी चीज़ें, चाहे वो पल्सेज हों, चाहे वो और भी डिफरेंट चीज़ें हों। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नताशा। मैं आपको ये बताता चलूँ कि पाकिस्तान दुनिया के टॉप 20 प्रोड्यूसर्स में आप कोई भी कमोडिटी उठा लें जी, बीट राइस, बीट मीट, बीट डेयरी प्रोडक्ट्स, तो वी आर मेजर प्रोड्यूसिंग कंट्री। हमें ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम टेक्नोलॉजी लाएं, प्रोसेसिंग लाएं, वैल्यू एडिशन लाएं, और बहुत स्कोप है, एंड दीज आर वेरी प्रॉफिटेबल बिजनेसेस। हमें सिर्फ एक डायरेक्शन की ज़रूरत है कि हम ये जो कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं इसको वैल्यूएट करें और इसको एक्सपोर्टेबल सरप्लस की तरफ ले जाएं। और ये तभी हो सकता है जब हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, बेहतर प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल करेंगे, इनपुट्स बेहतर लाएंगे, तभी ये कुछ हो सकेगा। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में अगर हम इन कमोडिटीज़ में वैल्यू ऐड करें, इनकी प्रोसेसिंग करें, इनको एक्सपोर्टेबल सरप्लस की तरफ ले जाएं, तो बहुत अच्छा फ्यूचर है। और सबसे जो खुशाइंद बात यह है कि वी आर सिटिंग राइट नेक्स्ट टू द मिडिल ईस्ट, जिसकी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की फूड डिमांड है, और वो डिमांड इस वक्त ऑस्ट्रेलिया और साउथ अमेरिका और सेंट्रल एशिया से पूरी की जा रही है, एंड वी आर जस्ट 2 आवर्स अवे फ्रॉम देम। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं कि वी प्रोड्यूस 6 बिलियन एग्स एवरी डे, पाकिस्तान एज ए नेशन, और वो हमारे पास, आप सोचें कि उसका एक भी एग पैस्चराइजिंग यूनिट पाकिस्तान में मौजूद नहीं था। 2019 में हमने पहला एक पैस्चराइजिंग यूनिट लगाया, एंड ड्यूरिंग कोविड उस यूनिट ने ब्रेक इवन भी अचीव किया, प्रॉफिटेबल भी हुआ,
और आज दे आर विद इन शॉर्ट टाइम ऑफ 2 to 3 years दे आर थिंकिंग ऑफ एक्सपेंडिंग टू सेट अप अनदर यूनिट इन नॉर्दर्न पाकिस्तान। अब आप अंदाज़ा सिर्फ इस बात का लगाइए कि ऐसे मुश्किल हालात में भी आपको ग्रोथ मिली, एक्सपेंशन मिली, और ये एक मैंने मिसाल दी है। सो दिस इज एप्लीकेबल टू ऑलमोस्ट ऑल आर कमोडिटीज, ऑल आर प्रोड्यूसर्स। राइस का देख लें, हमारे पास एवरेज यील्ड है 40 मॉन्ड्स की, एंड दिस पाकिस्तान फिफ्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस के अंदर, और राइस में तो बड़ा पोटेंशियल दिखाई देता है। जी और मेरे दोस्त जो हमारे साथ बैठे हैं इस बात को बताएंगे, हमने उस किस्म की वैल्यू एडिशन नहीं की, और ना ही सीड में उस किस्म की पेशरफ्त हुई कि हम वो बेहतर सीड लाएं, वो सीड लाएं। राइट, आपने कहा तो मैं राइस के हवाले से जो है वो पूछती चलूँ शेख साहब से, और दूसरा ये कि मैं एग्रो फाइनेंस के हवाले से बात करना चाहूँगी। शेख साहब, आपने राइस के हवाले से सुना, फिफ्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पाकिस्तान, लेकिन एज़ कम्पेयर टू आवर नेबर्स अगर देखा जाए तो वैल्यू एडिशन में अभी भी हम काफ़ी पीछे हैं। इन्होंने कहा डायरेक्शन, तो मैं ये डायरेक्शन का मतलब भी पूछूंगी किस डायरेक्शन की बात कर रहे थे, बट आप ये बताइए कि वैल्यू एडिशन में हम क्यों पीछे हैं, किस चीज़ की कमी है हमारे पास, या कौन सा पोटेंशियल है जो हम लैक कर रहे हैं? हम एजुकेशन में बहुत बुरी तरह लैक करते हैं। एग्रीकल्चर वैल्यू एडिशन में एजुकेशन की हमारे यहाँ जनरली जो है वो इनोवेशन बहुत लो है, क्योंकि तालीम बहुत कम है, तो कारोबार में भी वो कंपटीशन नहीं है, उस तरीके से उतनी एक्सपर्टीज़ नहीं है। हमारी चावल की फसल 8.4 मिलियन टन्स के आसपास है। हमारी एक्सपोर्ट में काफ़ी अच्छी, इस साल तो बड़ी अच्छी एक्सपोर्ट्स हुई हैं, बट इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस, तो और इंडिया की एक्सपोर्ट, इट इज़ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस। तो बहुत ज़्यादा उनकी यील्ड्स इंक्रीज़ हुई हैं, चाहे कॉटन में हो, चाहे राइस में हो, हर चीज़ में उनकी यील्ड्स बड़ी इम्प्रूव हुई हैं। हमारे यहाँ यील्ड्स का बहुत मसला है। पानी हमारे यहाँ शॉर्ट है, तो पानी हमारे यहाँ दिया जाता है नहरों और नालों के ज़रिए से, या बारिश के ऊपर डिपेंड करते हैं। कोई ड्रिप फार्मिंग नहीं है, कोई अंडरग्राउंड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स नहीं है, पानी की वेस्टेज बहुत ज़्यादा होती है, सीड के ऊपर काम बहुत कम होता है। आप कॉटन को देख लीजिए कि हमने तकरीबन 13 मिलियन बेल्स प्रोड्यूस करते रहे हैं, और अब 7.58 मिलियन बेल प्रोड्यूस हो रही है, जिसकी वजह से हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत बुरी तरह हर्ट है। चावल में भी वैल्यू एडिशन बहुत लो है। हमारी 8.4 मिलियन टन्स में से गालिबन तकरीबन 3 बिलियन का तो हमारे नेबर कंट्री पापड़ ही एक्सपोर्ट कर देते हैं वैल्यू एडेड करके फ्रॉम राइस जी। तो तकरीबन हमारी 4.5 मिलियन टन्स इरी होता है, जो बहुत ही लो क्वालिटी और बहुत सस्ता चावल है। तो हमारे यहाँ यानी हर लिहाज से कोई वैल्यू एडिशन, हालांकि पाकिस्तान के जो राइस हैं वो बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही प्रॉपर वे में जो है वो देखे जाते हैं। बासमती है पंजाब में जो होता है, तो वो उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, राइट, वो इंटरनेशनली। चलें जी शेख साहब, मैं यहाँ आपको पॉज करूँगी, प्रोग्राम को फर्दर कंटिन्यू करते हैं, एक ब्रेक की जानिब चलते हैं। स्टे ट्यून्ड। आलमी बर्तरी के लिए बड़ी ताकतों की लड़ाई हो या फिर अमन मुआहदों की सफबंदी, मईशत में उतार चढ़ाव हो या फिर दुनिया भर में बढ़ती महंगाई, हम रखते हैं आपको बाखबर। टेक्नोलॉजी की दुनिया में होने वाली नित नई इजादात हो या मौसमियाती तगय्युरात की वजह से होने वाली तब्दीलियाँ, इल्म अदब, तहकीक व जिद्दत, सोशल मीडिया के नित नए आलात, या फिर दुनिया भर से हों दिलचस्प व अजीब खबरें, हम पहुंचाते हैं आप तक हर खबर। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल, और हम लाते हैं दुनिया भर से खबरों और तज्जियों का मुश्तमिल प्रोग्राम दुनिया के साथ, सिर्फ ETV न्यूज़ पर।
पाकिस्तानी नजात बरतानवी अरकान पार्लियामेंट ने बरतानवी वजीर आज़म बोरिस जॉनसन के नाम एक ख़त में उनसे मुतालबा किया है कि वो कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा मोहम्मद यासीन मलिक की रिहाई के लिए अपना किरदार अदा करें। मोहम्मद यासीन मलिक को भारत की एक मुतस्सब अदालत ने 26 मई 2022 को एक झूठे और मनगढ़ंत केस में उम्र कैद की सज़ा सुनाई। अरकान पार्लियामेंट ने बरतानवी वजीर आज़म को लिखा है कि मोहम्मद यासीन मलिक को मनगढ़ंत केस में उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। उन्होंने लिखा है कि मोहम्मद यासीन मलिक को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, जो आलमी कवानीन की सरीहन खिलाफ वर्जी है। अरकान पार्लियामेंट ने बरतानवी वजीर आज़म से मुतालबा किया है कि वो मोहम्मद यासीन मलिक की रिहाई और मकबूजा कश्मीर में राइज काले कानून पब्लिक सेफ्टी एक्ट को मनसूख करवाने में अपना किरदार अदा करे। अरकान पार्लियामेंट ने वजीर आज़म से अपील की है कि वो मसला कश्मीर के मुनसिफाना और पायदार हल के लिए भारत पर दबाव डालें। उन्होंने बरतानवी वजीर आज़म पर जोर दिया है कि वो मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय फ़ौज के मसालिम को रुकवाने के लिए ठोस और फौरी इक़दाम करें। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं शेख साहब भी और महबूब साहब भी। गुफ्तगू जारी है, मजीद कंटिन्यू करते हैं। शेख साहब, वैल्यू एडिशन के हवाले से बात हो रही थी और ख़ासकर राइस की ऑब्वियसली पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। क्या समझते हैं आप कि पाकिस्तान के अंदर अब जबकि चीज़ों को काफ़ी यूटिलाइज़ करने की कोशिश की जा रही है, एक्सपोर्ट के नंबर्स पे तवज्जो दी जा रही है, कितना इंपॉर्टेंट है इस सेक्टर को? ऑब्वियसली ये भी एक सेक्टर डिक्लेयर है, तो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस सेक्टर को आगे बढ़ाना? जी, ज़ाहिर है हमें फॉरेन एक्सचेंज की भी ज़रूरत है, हमें हर चीज़ में वैल्यू एडिशन की ज़रूरत है, पर एकड़ यील्ड इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है, क्वालिटीज़ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो यानी ज़्यादा डॉलर कमाने के लिए आपको 3-4 रुख में काम करना पड़ता है जी। तो हर तरफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ को इसमें बहुत काम करने की ज़रूरत है, सीड कॉर्पोरेशन को बहुत काम करने की ज़रूरत है। हाइब्रिड सीड्स चाहिए हमें, R&D इम्पोर्टेंट है। पानी के अरेंजमेंट्स की ज़रूरत है, नहरों में प्रॉपर उनकी खुदाई करने की ज़रूरत है, क्योंकि पानी जो है और वेस्टेज बहुत ज़्यादा है पानी की, बट भल इकट्ठा हुआ है बहुत नहरों में, तो पानी की कैपेसिटी बहुत कम हो गई हुई है नहरों में। तो मल्टीपल डायरेक्शंस में काम करने की ज़रूरत है। और उसके बाद कंट्रोल, आपको सारे एग्रीकल्चर में क्वालिटी कंट्रोल की ज़रूरत है। मिसाल तौर पर कॉटन है, तो यानी जो हमारी कॉटन का पोटेंशियल है, लेट अस से अगर वो $100 की कोई चीज़ बन सकती है, तो जो जिनर्स हैं वो उसमें मिक्सिंग कर देते हैं, तो 100 की बजाय वो $80 की चीज़ बनती है। बिल्कुल। तो उसकी वजह से काफ़ी आपकी वैल्यू डिटेरियोरेशन होती है। तो मल्टीपल डायरेक्शंस में काम करने की ज़रूरत है। बेसिकली हर किसी को ज़िम्मेदारी से काम करने की ज़रूरत है। राइट। शेख साहब हैज़ प्रेस्ड ऑलरेडी अ राइट कॉर्ड। महबूब साहब प्लीज़ मुझे ये बताइए कि अब राइस के हवाले से अगर बात करें तो चलें, उसके अपने डिफरेंट व्यूज़ और जो है उनके थॉट्स हैं, लेकिन अगर इरिगेशन सिस्टम के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान का तो इरिगेशन सिस्टम बहुत ही मशहूर और बहुत ही वेल ऑफ दिखाई देता था। अब क्या इश्यूज़ आ गए कि पानी के इश्यूज़ हो गए हैं और ड्रिप फार्मिंग की तरफ जा रहे हैं? क्या उससे भी जो है वो हम टैकल नहीं कर पा रहे, या अभी हमें इनोवेशन चाहिए अगेन? इरिगेशन सिस्टम के हवाले से मैं ये कहूँगा कि आज से 100 साल पहले कॉलोनियल एरा में ये इरिगेशन सिस्टम बनाया गया, और ये उस वक्त तो यस बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव और जदीद निज़ाम था, लेकिन अगर आप समझते हैं कि आज भी इसको जदीद कहेंगे तो नहीं। वर्ल्ड हैज़ मूव्ड ऑन एंड वी ऑल्सो नीड टू मूव ऑन। हमें भी हम आहंग होके दुनिया के साथ चलना है, पुराने तौर तरीकों से निकलना पड़ेगा। प्रैक्टिसेस अब देखें, जैसे राइस की हम अगर जो मैनुअल ट्रांसप्लांट करते हैं, राइस की पहले नर्सरी बनाई जाती है और फिर इसको फील्ड पे ट्रांसप्लांट किया जाता है।
अगर आप मैनुअली ट्रांसप्लांट करेंगे तो यू कैन डू अप टू 50,000 प्लांट्स पर एकड़, 45-50,000. इफ़ यू मैकेनाइज इट, योर प्लांट पॉपुलेशन ऑटोमेटिकली गोज टू 90,000. अब ये वो गैप है जिसके लिए ना किसी तालीम की ज़रूरत है, ना किसी R&D की ज़रूरत है. ये दुनिया में हो रहा है, हमने सिर्फ उसको रेप्लिकेट करना है. और मैं आपको फ़ख्र से कहूँगा कि सिंध हुकूमत ने थ्रू सिंध एंटरप्राइज डेवलपमेंट फंड we are trying to support mechanization of farm practices in the rice sector. और ये हम प्राइवेट सेक्टर को इनेबल कर रहे हैं और उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं. और मुख्तलिफ इदारों के साथ जो कंपनीज जो इसमें काम करें उनके साथ हम कर रहे हैं, सो दैट इट रिमेन सस्टेनेबल ऑल्सो. ये प्राइवेट सेक्टर जब करेगा तो वो प्राइवेट सेक्टर उसमें इंश्योर करेगा कि ये सस्टेनेबल भी हो. फार्म प्रैक्टिसिंग का आपने जिक्र किया है, इस पे मजीद बात करना चाहूँगी, लेकिन अभी हमें ज्वाइन किया है सैयद नदीम शाह ने. आप वाइस प्रेसिडेंट हैं सिंध आबादकार बोर्ड के. जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो. सलाम जी. जी सर, ये बताइए कि ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा से हम बचपन से सुनते आए कि वी आर एग्रो बेस्ड कंट्री, लेकिन अब हम तमाम चीज़ें इंपोर्ट डिपेंडेंसी पे ही आ गए हैं. सो व्हाट इज़ द रीज़न और क्यों अब हम इस डिपेंडेंसी पे आए हैं? क्या वजूहात हैं, क्यों हम अपनी डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रहे? तो प्लीज़ इसको ज़रा एलैबोरेट करें. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सबसे पहला जो मसला काश्तकारों को आता है, तो जो ये पॉलिसी बनाने वाले होते हैं उनका एग्रीकल्चर से कोई वास्ता ही नहीं होता. वो ऐसे आदमी बैठ के बनाते हैं जिन्होंने गर्मी सर्दी शीशे के अंदर से देखी है, ग्राउंड रियलिटी का उन्हें कोई पता नहीं है. जी. एक तो बड़ा प्रॉब्लम ये है क्योंकि जब तक स्टेक होल्डर का इनपुट उसमें नहीं आएगा तो वो आदमी क्या पॉलिसी बनाएंगे. अगर मुझे कोई कहे कि आप आर्किटेक्ट के तौर पे काम करें तो मैं एक फार्मर आर्किटेक्ट के हिसाब से क्या बनाऊंगा? मैं वो पुराने बचपन वाली बना लूंगा. हेलो, आवाज आ रही है जी? जी जी आ रही है सर. हमें राइट मैन चाहिए राइट जॉब के लिए. जी, तो सारा मसला है एक पॉलिसी का और नीयतों का, क्योंकि जब तक नीयतें नहीं होंगी तो इससे पहले हम जो एक्सपोर्टेबल क्लब में थे अब हम इंपोर्ट क्लब में आ गए हैं. और जैसे अभी महबूब साहब ने शायद कहा था कि ये राइस की तो जो टेक्नोलॉजी है उसकी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एट ग्रास रूट लेवल होनी चाहिए और वो किसान तक पहुंचनी चाहिए. जब वो सिर्फ किताबों में होगी और जो भी बड़े बड़े सेमिनार फंक्शन कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पीसी होटलों में करते हैं वो अपने ऑफिसर्स और वही बैठ के करते हैं, वो ट्रिकल डाउन नहीं होता. उसके बाद R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया जाता है. आप देखेंगे एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन 23% है GDP में, जबकि बजट में उसको बमुश्किल 1% या 2% दिया गया है. हालांकि दूसरे मुल्कों में ऐसे नहीं है. R&D के लिए वाफर मिकदार में पैसा दिया जाता है और उसके बाद चेक एंड बैलेंस भी होना चाहिए कि जो पैसा दिया तो दैट शुड नॉट बी अ फ्री लंच, तो वो हमें रिटर्न करेगा. आपको मैं सिर्फ छोटी सी बात बताता हूं कि गंदम में हमारा पाकिस्तान का एवरेज 25 मन है और एक प्रोग्रेसिव फार्मर का 50 से 60 मन है. तो जो यहाँ पे यील्ड गैप है, अगर हम सिर्फ 2 मन एकड़ के ऊपर अपना एवरेज बढ़ाते हैं गंदम का तो 2.25 करोड़ एकड़ के ऊपर गंदम लगती है. पाकिस्तान में तो 4.5 करोड़ मन जो है गंदम हमें 2 मन से मिल जाएगी. लेकिन अगर हम उसको 40 मन करते तो आप सोचेंगे हम इसे एक्सपोर्ट करेंगे. इसी तरीके का एडिबल ऑयल है. हमारे पास जो भी गवर्नमेंट आती है वो हमेशा कहती है कि ज़राअत रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी है, लेकिन हमेशा वो रीढ़ की हड्डी को ही कूट के पीस के उसको और दोहरा कर देते हैं. चलिए सर, डिबेटेबल नहीं करते ना, लेट द पास्ट इन द पास्ट. अब पास्ट गवर्नमेंट या इधर की बात हम नहीं करते. आप ये बताइए कि अगर पॉलिसीज आपको प्रॉपर मिली जाएं या फिर R&D की आपने बात की है, अगर वो तरीके से हो जाए तो चीजें बेहतर हो सकती हैं. यू आर सेइंग दैट राइट? तो सैयद साहब आप हमारे साथ ओवर कॉल मौजूद रहे. हमारे साथ महबूब साहब भी मौजूद हैं, शेख साहब भी मौजूद हैं. मजीद गुफ्तगू जारी रखते हैं. महबूब साहब प्लीज रिसर्च के हवाले से बात करें. आपने कहा फार्म प्रैक्टिसिंग जो है वो अब जारी है, तो क्या पाकिस्तान के अंदर अभी भी कोई भी ड्रिप फार्मिंग या कोई भी इस टाइप का इनोवेशन की तरफ नहीं आए? कुछ फार्मर्स हैं जो कि बताते भी हैं कि हम अपने फार्म में ये चीज़ें कर रहे हैं. ये देखिए, हमें ये बिल्कुल है, प्रैक्टिस हो रही है. अब जैसे राइस का मैंने बताया कि हमने 3 साल पहले स्टार्ट किया था ये प्रोग्राम जो फार्म लेवल मैकेनाइजेशन का, एंड द फर्स्ट ईयर जो पायलट था वो 2000 एकड़ पे था, कामयाब गया. और लास्ट ईयर इट वेंट अप टू 5000
जी। I know these are small numbers, but then we have to take some steps in that direction. So वो बेबी स्टेप्स लेके ही हम शायद कोई जैसे कहते हैं ना कि एसएमईज जो है वो किसी भी मुल्क की रीढ़ की हड्डी होती हैं लार्ज मैन्युफैक्चरिंग स्केल्स को प्रमोट करने के लिए, इसी तरीके से छोटे फार्मर्स भी बड़े फार्मर्स को या फिर बड़े प्रोडक्ट्स को जो है वो बड़ा बनाते हैं। तो क्या फार्मर्स के लिए कोई इंसेंटिव या कोई सब्सिडाइज आप करते हैं? जी बिल्कुल। सिंध एंटरप्राइज डेवलपमेंट फंड जो है वो हुकूमत सिंध के अंडर ये दायरा है, और ये एक्सेस टू फाइनेंस, इट्स अ वेरी टॉपिक आजकल बहुत ही इन है ये, और इसमें हम जो मार्कअप है उसको सब्सिडाइज करते हैं, और हमने अब तक कोई 100 SMEs हैं एग्री बिजनेस की जिनको ये मार्कअप सब्सिडी दी है, और अब हम इसका दायराकार बढ़ा रहे हैं क्योंकि जो पिछले 10 साल की परफॉर्मेंस है उसमें बहुत इनकरेजिंग रिजल्ट्स हैं, और अब हम इसका दायराकार कोशिश कर रहे हैं कि फार्मर्स, और जो फाइनेंसिंग में जो स्ट्रक्चरल चैलेंजेस हैं, फॉर एग्जांपल फार्म लोन्स की जो इंश्योरेंस है बहुत ही प्रिमिटिव फरसूदा निज़ाम के तहत है, हम उसमें टेक्नोलॉजी के तहत लाके उसकी इस वक्त उसकी कवरेज है 3 times दी प्रीमियम। हम इस प्रीमियम की कवरेज को 80% तक लेके जा रहे हैं। राइट। यानी कि आज आप 100 रुपए का लोन लें, उसका प्रीमियम आप 2 रुपए पे करते हैं, तो इन केस ऑफ लॉस आपको 3 times द प्रीमियम क्लेम मिलेगा। वेरएज वो 3 times द प्रीमियम क्लेम जो है किसी भी लिहाज से कंपैटिबल नहीं है। तो हम इसकी कवरेज को 80% तक लाने की कोशिश कर रहे हैं, और इस वक्त हम टेक्नोलॉजी कंपनीज के साथ हमारे चल रही हैं कंसल्टेशंस चल रही हैं, सो दैट वी मेक इट मोर इफेक्टिव। सो ये वो चीज़ें हैं जिन पे काम हो रहा है, और जिस तरह वक्त बदलता जा रहा है हमें अपनी पेस को बदलना पड़ेगा और तेजी से इन चैलेंजेस को कवर करना पड़ेगा। एग्जैक्टली जितनी जल्दी इनको टैकल किया जाए उतना ही अच्छा होगा। तो सैयद साहब आप हमारे साथ मौजूद हैं, प्लीज़ ये बताइएगा कि आपने रिसर्च सेंटर्स का जिक्र किया, R&D का जिक्र किया, तो हमारे पास काफ़ी रिसर्च सेंटर्स मौजूद हैं जिसमें राइस के हवाले से, वीट के हवाले से डिफरेंट अलग अलग इंडिविजुअल्स मौजूद हैं। क्या उनसे कोई हेल्प आउट वो करते हैं, कोई हेल्प मिलती है उनसे? हाँ जी, इन लोगों ने जैसे हमारे पास टंडोजाम वालों ने TD1 की वैरायटी बनाई, CCRI सकरंड वालों ने कपास की बनाई जो हीट टॉलरेंट है, अर्ली मैच्योरिंग है, ड्राउट रेजिस्टेंट है। तो मतलब साइंसदान तो काम कर रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि CCRI को पिछले 3 साल तनख्वाह नहीं मिली, अभी जाके 6 महीने हुए उन्हें तनख्वाह मिली है। तो ये जो कंसिस्टेंसी है इसे नहीं रोका जा सकता। कोई भी एक वैरायटी बनाने में 8 साल लगते हैं। अगर 5 साल साइंसदान ने काम किया, 2 साल उसे फंड्स नहीं मिले तो वो क्या करेगा? तो हमें चाहिए कि हम सीरियल्स में, पल्सेस में, क्योंकि पेट्रोल के बाद एडिबल ऑयल और दालों का बिल सबसे बड़ा है। आपको शायद याद हो 2010 में जब सैलाब आया था तो 15 लाख एकड़ के ऊपर यहाँ पे सनफ्लावर लगाया गया था। उस साल हमारा एडिबल ऑयल का इंपोर्ट बिल 50% कम हो गया था। तो अभी भी हम डूएबल कर सकते हैं। सिंध का जो रकबा है उसमें 25% जो है वो आबाद हो रहा है, अभी 75% रहता है। पंजाब में जो जितना रकबा है उसका 57% आबाद है, बाकी रहता है। बलूचिस्तान और KPK में सिर्फ 9% इलाका आबाद हुआ है। तो हमारे पास माशाल्लाह बहुत पोटेंशियल है, हमें उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, और खास तौर पे एग्रीकल्चर की मार्केटिंग को जो है ना वो कंट्रोल करना पड़ेगा। जब तक काश्तकार के लिए मुनाफे बख्श कारोबार नहीं होगा तो काश्तकार कब तक अपनी जेब से भरता रहेगा। तो गवर्नमेंट को चाहिए, दुनिया जहां में है कि सपोर्ट प्राइस मैकेनिज्म है, वो लोग काश्तकार को जो है सपोर्ट करते हैं, क्योंकि सारी दुनिया फूड सिक्योरिटी के पीछे गई हुई है। बिल गेट्स जो है वो अपने बाप दादा से जमींदार नहीं था, अभी उसने अमेरिका में 1,07,000 एकड़ जमीन खरीदी है फूड सिक्योरिटी के हवाले से। तो हमें जरा सा, अगर जो सब्सिडी हम इंपोर्ट पे देते हैं उसका अगर हम 10% भी आबादगारों को दें, मैं आपको यकीन दिलाता हूं
कि हमें अगले साल कोई भी चीज इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फूड गंदम सिक्योरिटी हम के बाहर से ऊपर लेते हैं सैयद नदीम 2800 शाह रुपए साहब मन। काम करना जरूरी होगा। फूड सिक्योरिटी पूरे दुनिया में जैसे एक मौमा बनता जा रहा है, तो पाकिस्तान को भी इस पे वर्कआउट करने की और अपनी तैयारी करने की जरूरत है। तो मैं जो है वो शेख साहब से पूछती चलूं सवाल। शेख साहब, आपने रिसर्च सेंटर्स के हवाले से बात की थी स्टार्ट में, और आपने कहा था हमें सीड्स के ऊपर तवज्जो देनी पड़ेगी। तो क्या हमारे सीड्स भी इतने इनोवेटिव नहीं है, पुराने तौर तरीके के चले आ रहे हैं, जिसकी वजह से ये जो है वो इश्यूज हो रहे हैं, या फिर अभी तक हम सीड्स भी इम्पोर्ट करने लगे हैं? जी हाँ, सीड बहुत कम डेवलपमेंट है। जैसे शाह साहब ने कहा कि डेवलपमेंट काफ़ी सारी हो रही है, तो लेकिन प्रॉबेबली इट इज़ नॉट इनफ, क्योंकि हमारी ईल्ड्स जो हैं वो बहुत कम है दुनिया से। जी, तो हम लोग काफ़ी पीछे हैं इसमें। वी नीड टू पुल आवर सॉक्स। राइट। राइस के हवाले से काफ़ी जो है वो एक पोटेंशियल मौजूद है। अगेन मैं उसी के हवाले से पूछना चाहूँगी, पाकिस्तान के अंदर राइस के प्राइसेस के हवाले से जो है वो कोई इतना हमें खैर ख्वाह चीज़ें नहीं मिलती हैं। यहाँ भी बड़े एक्सपेंसिव है राइस, इसके बारे में भी बताइए, क्योंकि जब हमारे पास से एक्सपोर्ट हो रहा है इतना राइस, तो पाकिस्तान में तो इसकी प्राइस बहुत कम होनी चाहिए ना? ये राइस सारी सॉफ्ट कमोडिटीज़ में जी, सिर्फ राइस वाज लेफ्ट बिहाइंड, बाकी सारी कमोडिटीज़ काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गई थी। तो चाहे वो दालें हों, चाहे वीट हो, चाहे मेज़ हो, चाहे सारी चीज़ें काफ़ी तेज़ हो गई थी। जी, तो राइस अब पिछले 3 महीने से बेसिकली तेज़ होना शुरू हुआ है। और इसमें अभी वीट की अगेन इंडिया जो है वीट का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है, तो वीट की उसने एक्सपोर्ट बैन कर दी है, सो दैट उनके अपने यहाँ फूड सिक्योरिटी का प्रॉब्लम ना आए। तो आगे एक्सपेक्टेड ये है कि शायद वो राइस की भी एक्सपोर्ट बैन कर दे। तो राइस की भी कोई टेरिटरी डिफाइन की गई है कोई, कि कुछ इलाकों में पाबंदी भी है कि यहाँ पे नहीं लगाए जा सकते, यहाँ पे कुछ ऐसा है राइस के हवाले? मेरे इल्म में नहीं है, आई डोंट थिंक। राइट। लेकिन ये है कि उसको पानी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, और इस साल पानी नहीं है, तो पानी बहुत कम है। पंजाब में भी कम है, लेकिन सिंध में तो बहुत ज़्यादा कम है। तो इस वजह से यहाँ पर फार्मर्स की काफ़ी शिकायत है कि वो लोग पानी के इश्यूज बहुत हैं, इसको सॉर्ट आउट करने की जरूरत है। महबूब साहब, सब लोग शुगर केन की तरफ चले जाते हैं, वहाँ पे जो है इंडस्ट्रीज लगा देते हैं और शुगर बन जाती है। तो हमें स्मार्ट प्रोडक्ट चाहिए ताकि कम चीज़ में ज़्यादा मुनाफा हमें मिले। आप नहीं समझते कि कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स जो बड़े चेरीज़, बेरीज़ हों, जिसकी वजह से बड़े एक अच्छे हमें मुनाफे मिले, या ऑलिव्स हैं, या और भी जो है वो स्मार्ट ड्राई फ्रूट्स वगैरह, जिससे कम हम बेचें और ज़्यादा मुनाफा कमाएं, ना कि हम सारी वीट या कुछ इस टाइप का एक्सपोर्ट कर दें? बातें करने में बड़ा अच्छा लगता है कि हम स्ट्रॉबेरीज ग्रो करें, ब्लैकबेरीज ग्रो करें, लेकिन मेरा ये ब्लूबेरीज करें, ब्लैकबेरीज करें, मेरा कहने का मकसद ये है कि चेरीज हैं, लेकिन मैं पर्सनली तौर पे ये समझता हूँ कि हमारा जो हम करते आ रहे हैं, जैसे अभी बात हुई गंदम की, 25 मन की है और प्रोग्रेसिव फार्मर 50 मन उठाता है, तो इस किस्म के गैप्स जो हमारी जो बेसिक क्रॉप्स है उस पर तो हम ठीक कर लें उनको। जो हमारी बेसिक्स हैं उनको तो हम स्ट्रॉन्ग कर लें। अब जैसे टोमेटो है, वी आर द 10th लार्जेस्ट टोमेटो प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, लेकिन जो वैरायटी हम ग्रो करते हैं और जो हमारी यील्ड एकरेज है, पर एकड़ जो यील्ड है, वो आई मीन पोर्चुगल 100 टन उठाता है, हम 10 टन उठाते हैं। तो अब और वो फिर वो टोमेटो वो है जिसकी प्रोसेसिंग भी नहीं हो सकती, तो इसीलिए हमारी टोमेटो केचप में जो प्योरी और जो इसका डलता है टोमेटो का पल्प वो इंपोर्ट होता है। सो हमें अपने बेसिक्स ठीक करने की ज़रूरत है। इनोवेशन यस, ये नई अजनास और वो चीज जो आप बता रही हैं एग्जॉटिक किस्म की, बिल्कुल लगानी चाहिए, लेकिन वी हैव टू बी लिटिल मोर प्रूडेंट। फॉर एग्जांपल डेयरी में अब हमारी हम अभी तक चीज नहीं बना सके सही चीज, और कोई रॉकेट साइंस नहीं। अभी मैं लास्ट मंथ ही डच एम्बेसी ने एक चीज मिशन, ट्रेड मिशन लेके गए थे नेदरलैंड्स, और वहाँ आप देखें तो देयर इकोनॉमी थ्राइव्स ऑन डेयरी प्रोडक्ट्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, देयर इकोनॉमी थ्राइव्स ऑन इट, वो इकोनॉमी बेस्ड उसी पे, और हमारे पास ये सब कुछ मौजूद है, और येट स्टिल हम चीज़ भी इंपोर्ट करते हैं, हम अलमराई का दूध भी बड़ी फखर से पी रहे होते हैं, हालांकि हमारा अपना प्रोडक्ट किसी भी लिहाज से कम नहीं है।
So अब ये effort because the media has really opened up people's mind, people's avenues, और अब उस वजह से आप देखेंगे कि वो चीज़ें जो पहले नहीं होती थी पाकिस्तान में अब हो रही हैं. Things have started to change. और वैसे भी अब सब ऑर्गेनिक की तरफ जा रहे हैं, जरा पैकेट्स वगैरह से सब निकल रहे हैं कि नहीं अब जरा थोड़ा सा ऑर्गेनिक होना चाहिए. जी, प्रोसेस्ड भी हो लेकिन वो ऑर्गेनिक उसकी बेसिस हो, ऑर्गेनिक बेसिस हो. जी हाँ. सो पीपल लाइक नदीम शाह साहब, आई मीन इन जैसे प्रोग्रेसिव ग्रोअर्स, इन्होंने अलाइव रखा हुआ है एग्रीकल्चर को, उसके चैलेंजेस को किस तरह मीट करना है इन्होंने अलाइव रखा हुआ है. एंड आई से दैट वी हैव अ गुड फ्यूचर. जिस तरह का कोविड-19 का सबसे बड़ा टेक बैक था फूड सिक्योरिटी का, तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर पाकिस्तान अपना एक्ट ठीक करे, अपने जो बेसिक्स हैं उनको दुरुस्त कर ले, तो देयर इज़ नो लुकिंग बैक फॉर पाकिस्तान. आई टेल यू. राइट. नदीम शाह साहब, अक्सर हम फिल्म्स वगैरह में देखते हैं या अक्सर हम वेस्ट की रिसर्च में देखते हैं कि गाड़ियां जा रही हैं और इधर साइड्स पे जो है वो एक क्रॉप्स ग्रो हो रही हैं. तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान में जो सुपर हाईवे पे ये कल्चर दिया गया है कराची के अंदर, और इससे जाते हुए कि डिफरेंट लैंड भी जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं और उस पर क्रॉप्स के हवाले से भी कुछ हेल्प आउट कर रहे हैं, उसके बारे में बताइए. और ये कितना इम्पॉर्टेंट है कि कुछ लैंड दे दी जाए और उससे फ़ायदा उठाया जाए. देखें जी, लैंड बिल्कुल देनी चाहिए, उसे सपोर्ट भी करनी चाहिए. महबूब साहब ने जैसे डेयरी की बात की, मैं 2016 में जर्मनी और नीदरलैंड गया था. वहाँ पे 90% सब्सिडाइज है, गवर्नमेंट उन्हें फाइनेंस करती है और इजी इसमें इंस्टॉलमेंट्स में लेती है और इंटरेस्ट फ्री होता है. जो राइस की इन्होंने बात की, राइस मैं प्लांटर से राइस कर रहा हूँ, प्लांट कर रहा हूँ और हार्वेस्टर भी लगाया हुआ है, लेकिन इसके जो लोन जो असेस है वो फार्मर को थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, वो नहीं मिलता. और अभी स्टेट बैंक ने कुछ उसमें एफर्ट्स लिए हैं, ये महबूब साहब वाले नोट पे भी काफी एफर्ट्स लिए हैं. अगर वो जमीनें मिल जाए, वो करें, हमारा एरिड जोन सारा खाली पड़ा हुआ है, हम उसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं. ये बिल्कुल प्रोग्रेस की बिल्कुल जरूरत है और जगह भी है. वेजिटेबल का हम 95% बीज जो है इम्पोर्ट करते हैं, लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि अभी प्राइवेट सेक्टर आगे आया है. 4 ब्रदर्स है, अपना तारा ग्रुप है, आईपीआई है, इन लोगों ने अपने लोकल वैरायटीज यहाँ पे बनाना शुरू की हैं, वेजिटेबल की भी, राइस की भी, व्हीट की भी. तो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह ताला अगर इसमें कंसिस्टेंसी रही तो हम लोग बहुत जल्द खुद कफील हो जाएंगे. और पाम ऑयल जो हमारा 850 किलोमीटर सिंध और बलूचिस्तान में कोस्टल बेल्ट है, वहाँ पे इतनी पानी की भी जरूरत नहीं है. वो भी अगर हम उसको डेवलप कर लें तो हमें ऑयल भी इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. चावल में भी ऐसे ही है. चावल में तो मेरे ख्याल में ये कोई क्रूड ऑयल नहीं है जिसकी डिस्कवरी पे मुमकिन होगा, ये तो एडिबल ऑयल है, ये तो ग्रो किया जा सकता है. सर बिल्कुल डूएबल है. वहाँ पे कोस्टल बेल्ट है, ज्यादा पानी की भी जरूरत नहीं है. आपको सिर्फ परचेजिंग सेंटर्स लगाने पड़ेंगे, जमींदार लगाएगा. जमींदार को पैसा चाहिए अपने गुजर के लिए, कोऑपरेट भी करेगा. हम नहीं कहते हैं कि आप हमें फ्री लंच दे दें. राइट. चलें जी सर, ये डिबेट तो फिर जारी रहेगी. वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम. थैंक यू सो मच सैयद नदीम शाह साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे. काफ़ी डिटेल एनालिसिस. महबूब साहब, आपकी भी रिसर्च से हमने बहुत फ़ायदा उठाया और आज काफ़ी चीज़ें हमने जानने की कोशिश की. शेख साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए और काफ़ी डिफ़िकल्ट एक सब्जेक्ट है जिसके ऊपर हमने डिफरेंट एनालिटिकल व्यूज़ जो है वो आज डिस्कस किए. आज के दिन हमने डिस्कशन इस हवाले से भी की कि सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर इटसेल्फ एक बहुत ही ह्यूज सेक्टर है और इसके अंदर काफ़ी चीज़ें की जा सकती हैं. पाकिस्तान के अंदर एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा से बहुत पोटेंशियल पाया जाता है और एग्रीकल्चर के अंदर जितनी डिस्कवरीज हों या जितना हम इसके अंदर डेली बेसिस पे रिसर्च करें उतना ही कम होगा. तो पाकिस्तान को सेल्फ सफिशिएंट बनना है आने वाले दिनों में और उम्मीदें अच्छी हैं. ऑब्वियसली वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि आने वाले दिन अच्छे हों, बस थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा तवज्जो देने की ज़रूरत है इस सेक्टर पर. दैट्स ऑल. इसी नोट पर प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं. इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.